नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विद मंतोष में। अभी तक हम लोग अप्राकृतिक स्रोत और जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित था उससे इन दोनों से देख चुके हैं। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। अब आइए प्राकृतिक स्रोत से देखते हैं। तीसरा है प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स। अब इससे देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इससे क्या जानकारी मिलती है। देखिए, इसमें सबसे पहला है भूकंपीय क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया के आधार पे सबसे पहले इसमें पता करेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया में क्या है। आइए इसमें बताते हैं कि ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक तथा ऊपरी भाग में गर्म तथा तरल मैग्मा एवं लावा का विस्तार हो जाता है। बताते हैं कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस समय पृथ्वी के आंतरिक और ऊपरी भाग में गर्म तथा तरल एवं लावा का विस्तार हो जाता है। जो मैग्मा होता है, मैग्मा को ही लावा बोलते हैं। इस लावा का जो है कहाँ पे विस्तार हो जाता है, तो आंतरिक और ऊपरी भाग में। ठीक, आगे इस आधार पर कुछ विद्वानों का यह विश्वास है कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसा परत अवश्य है जो सदैव तरल अवस्था में रहती है। लोग बताए कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस समय पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य भाग में जो गर्म तप्त लावा होता है उसका विस्तार हो जाता है। इससे वो लोग प्रमाणित कर रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ तो तरल अवस्था जरूर है जिसकी वजह से ये मैग्मा वगैरह बाहर आता है। ठीक, इसी को मैग्मा भंडार बताया गया है। फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसा परत अवश्य है जो तरल अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में रहती है। इसी को मैग्मा भंडार, मैग्मा चैम्बर बताया गया है। ठीक, आगे जहाँ से ज्वालामुखी के उद्गार के समय तरल एवं तप्त मैग्मा पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है। बताते हैं जहाँ से ज्वालामुखी के उद्गार के समय तरल एवं तप्त मैग्मा पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है, मतलब प्राप्त होता है। कहाँ से? इसी मैग्मा भंडार से, मैग्मा चैम्बर से। ठीक, इस आधार पर पृथ्वी का कुछ भाग तरल अवश्य होना चाहिए, परंतु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देता है। हम लोग जब दबाव पढ़ रहे थे तो दबाव वाले में बताया गया था कि अधिक दबाव के कारण पृथ्वी की जो परतें हैं वो आंतरिक भाग में जब दब जाती हैं तो वो तरल अवस्था में, मतलब पिघली अवस्था में नहीं रहती हैं। ठीक, इस प्रकार आंतरिक भाग ठोस होगा न कि तरल। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दरार आदि पड़ने से चट्टान का दबाव कम हो जाता है, जिससे चट्टान का गलनांक बिंदु गिर जाता है, जिस कारण चट्टान वहाँ पर अधिक ताप के कारण पिघलकर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाती हैं।
अब ज्वालामुखी रूप में कैसे प्रकट हो जाती हैं वो देखिए। बताते हैं कि आंतरिक भाग ठोस होगा न कि तरल। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दरार आदि पड़ने से चट्टान का दबाव कम हो जाता है, जिससे चट्टान का गलनांक बिंदु गिर जाता है, जिस कारण चट्टान वहां पर अधिक ताप के कारण पिघलकर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाती हैं। कैसे ज्वालामुखी रूप में प्रकट हो जाती हैं? अधिक ताप के कारण। ठीक, आगे इसी तरह ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी के अंतःकरण की बनावट के विषय में कोई निश्चित तथ्य नहीं निकल पाते हैं। लोग बताते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ तरलावस्था है जिससे मैग्मा निकलता है। ठीक, फिर बताते हैं कि पीछे बताया गया था कि दबाव के कारण जो आंतरिक भाग है उसमें कोई भी पिघली हुई अवस्था में नहीं है, सब ठोस अवस्था में है, क्योंकि दाब अधिक पड़ने के कारण वो ठोस अवस्था में हो जाती हैं। तो इसलिए ज्वालामुखी क्रिया से सही जानकारी ये लोग नहीं निकाल पाए। अब आइए देखिए भूकंप विज्ञान क्या कहता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक, आइए देखते हैं। भूकंप विज्ञान। ठीक, अब भूकंप विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का, किसका? भूकंपीय लहरों का सीस्मोग्राफ यंत्र, किसके द्वारा? सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है सीस्मोग्राफ पर? तो भूकंपीय लहरों का। अब भूकंपीय लहरों का अध्ययन किस पे किया जाता है? तो सीस्मोग्राफ यंत्र पर किया जाता है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। भूकंप विज्ञान ही एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक, जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम मूल, भूकंप मूल या फोकस, इंग्लिश में से बोलते हैं फोकस, कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल यानी फोकस कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये सब लोगों को कंफ्यूज रहता है कि फोकस किसे कहते हैं और ईपी सेंटर किसे कहते हैं। तो भूकंप मूल को फोकस यानी जहाँ से भूकंप कंपन प्रारंभ होता है उसे फोकस कहते हैं, तथा जहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक, जहाँ से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं, और जहाँ पे सबसे पहले अनुभव यानी महसूस किया जाता है उसे भूकंप केंद्र या ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक, आगे भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। जब भूकंप होता है तो उस समय पृथ्वी के अंदर कई प्रकार की लहरें होती हैं। इन लहरों को भूकंपीय लहर यानी सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ठीक, भूकंपीय लहर कहते हैं। ठीक, मुख्य रूप से भूकंपीय लहरों को 3 श्रेणियों में रखा गया। कितने श्रेणियों में रखा गया है? तो 3 श्रेणियों में रखा गया। देखिए कौन कौन सी श्रेणी हैं, आइए देखते हैं। तो पहला है प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य लहरें। ये
पहला है। इसका नाम पूछता है। प्राथमिक जो लहरें इसे प्राइमरी बोलते हैं, ठीक, और इसे अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं, ठीक। अनुदैर्ध्य नाम भी पूछता है, प्राथमिक नाम भी पूछता है, ठीक। और इसे लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं। क्या? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक, या कंप्रेशनल वेव्स, ठीक। इतना सारा इसका नाम है, कुछ भी नाम रख के पूछ देता है, ठीक। आइए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या है? देखिए, प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य लहरें वे भूकंप की लहरें हैं जो कि ध्वनि की लहर के समान होती हैं, ठीक। ये एक तो अनुदैर्ध्य लहरें हैं, अनुदैर्ध्य माध्यम से चलती हैं। दूसरे ये ध्वनि के समान होती हैं, ये ध्वनि की लहर के समान होती हैं। कौन? प्राथमिक तरंग। तथा इनमें कणों की गति लहर की रेखा की सीध में होती है। जो इनमें कणों की गति होती है वो लहर की रेखा के सीध में होती है, ठीक। आगे, यह सबसे अधिक वेगवान लहर होती हैं। कौन सी? प्राइमरी, मतलब प्राथमिक, पी वेव, ठीक। इसे पी वेव भी कहते हैं, पी वेव, ठीक। तथा ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होती हैं। किस भाग में? ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होती हैं, और जो द्रव अवस्था होता है उसमें धीरे धीरे चलती हैं, ठीक। यह तरंगें अनुदैर्ध्य माध्यम में 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। इनकी गति कितनी है? 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रश्न पूछा गया है, ठीक। ये भी पूछते हैं कि ठोस द्रव, ठीक, दोनों माध्यम में कौन सी लहर चलती है? तो वो है प्राथमिक लहर चलती है, ठीक। ठोस और द्रव, ठीक। गैस भी मिलता है, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम भी पूछ लेता है। तीनों माध्यम में कौन सी गैस चलती है, कौन सी लहर चलती है? तो वो प्राइमरी वेव चलती है, ठीक। आइए अगला देखते हैं। अगला है आड़ी या गौड़ लहरें। एक बार प्रश्न पूछ दिया था कि जो सेकेंडरी लहरें मतलब गौड़ लहरें हैं, मतलब इसको इंग्लिश ऐसा भी लिखा जाता है द्वितीयक, जो द्वितीयक लहरें हैं, पूछा था कि इसे और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में रखा था आड़ी लहरें, ठीक। बहुत लोग गलत करके आए थे क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मालूम था कि आड़ी लहरें कौन सी लहरें हैं। तो ये इसी सेकेंडरी लहरें को आड़ी लहरें भी कहते हैं। इसे इंग्लिश बोलते हैं सेकेंडरी या ट्रांसवर्स या डिस्टोर्शनल या यस वेव, इतना सारा इसका नाम है इंग्लिश में, ठीक। इसे द्वितीयक लहर या गौड़ लहर या आड़ी लहर कहते हैं, ठीक। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। द्वितीय अथवा गौड़ लहरें जल तरंगों अथवा प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। सब लोग सिर्फ बताते हैं कि ये प्रकाश तरंगों के समान चलती हैं, ठीक, लेकिन ये जल तरंगों के समान भी चलती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। जिनमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण होती है। इनमें जो कणों की गति होती है वो लहर की दिशा के समकोण होती है, और प्राथमिक जो थी उसकी जो है लहर वो समान थी, इसकी समकोण होती है।
इसी कारण इसे आड़ी लहरें भी कहते हैं। ठीक, आगे संक्षेप में इसे यश लहर कहते हैं। ठीक, जो कि तरल भाग में प्रायः लुप्त हो जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, तरल अवस्था में यश लहरें नहीं चलती हैं, ये सिर्फ ठोस माध्यम में ही चलती हैं। ठीक, और तरल अवस्था में ये विचलित हो जाती हैं। यह लहरें भी अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट होती हैं। जो यह लहरें हैं यह अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट होती हैं। इनकी गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कहीं कहीं आपको 4.5 भी मिलेगा, 4.5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह तरंग अनुप्रस्थ माध्यम में चलती हैं। किस माध्यम में चलती हैं? तो अनुप्रस्थ माध्यम में चलती हैं। और जो प्राइमरी वेव थी वो अनुदैर्ध्य माध्यम में चलती थी। ठीक, और जो सेकेंडरी है ये अनुप्रस्थ माध्यम में चलती हैं। ये तो हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी। अब आगे देखते हैं, अगला है धरातली लहरें। ठीक, इसे बोलते हैं सरफेस या लॉन्ग पीरियड वेव्स या यल वेव्स। ठीक, ये इसका इंग्लिश का नाम है, इसे बोलते हैं धरातली लहरें। ठीक, आइए देखते हैं धरातली लहरें में क्या है। देखिए, धरातली लहरें प्रायः पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। किस भाग को प्रभावित करती हैं? तो सिर्फ पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं। ठीक, यह अत्यधिक प्रभावशाली होती हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली होती हैं। इन लहरों को सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है तथा यद्यपि उनकी गति सबसे कम होती है। इनका जो है ये सबसे दूर तक जाती हैं, लेकिन ये बहुत स्लो चलती हैं। तथापि यह सबसे अधिक प्रचंड अथवा विनाशकारी होती हैं। ठीक, इनकी वजह से बहुत अधिक विनाश होता है। ठीक, इनकी गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, इस तरंग की खोज लव नामक विद्वान ने किया था। कौन किया था? तो लव नामक विद्वान ने किया था। इसलिए इसे लव तरंग भी कहते हैं। किसको? धरातली तरंग को लव तरंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लव नामक विद्वान ने इसकी खोज की थी। ठीक, देखिए, आइए फिगर दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए, अभी इसके बारे में और विस्तृत चर्चा आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी बता देते हैं। ठीक, ये है हमारा क्रस्ट, ये है क्रस्ट। ठीक, इसका नाम क्रस्ट लिखा गया है। ये है क्रस्ट। जो ये दूसरा भाग है, ये वाला दूसरा भाग, ये है मेंटल, ये है मेंटल। जो ये तीसरा भाग है ये है कोर, ये हो गया कोर। ठीक, अब देखिए, इसमें जो ये तरंगे ये वाली जो तरंगे आ रही हैं ये, ठीक, ऐसे ऐसे जो आ रही हैं बीच में विचलित होते हुए आ रही हैं। ठीक, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी वेव। ठीक, प्राइमरी वेव। और ये तीव्र तरंग है, मतलब बहुत तेज़ी से आती हैं, बहुत तेज़ी से चली जाती हैं। अभी इनकी गति मैं बताया था 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, जो ये तरंगे मुड़ जा रही हैं इस तरह से, ऐसे। ठीक,
ऐसे जो मुड़ जा रही हैं इसे बोलते हैं यस वेव। ठीक, क्योंकि ये सिर्फ ठोस माध्यम में ही चलती हैं। जैसे ही द्रव माध्यम आया वहाँ पे ये जो है विलुप्त हो गई, मुड़ गई अपना, तो इसे बोलते हैं यस वेव। ये 4.5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से चलती हैं, इसे गौड़ तरंग कहते हैं। ठीक, और जो ये ऊपर आपको इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से ऐसे, ठीक, जो इस तरह से देख रहा है इसे ही बोलते हैं यल वेव। ठीक, इसे बोलते हैं, यह 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। एक चीज़ और, इतना तो हो गया, एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए। अब देखिए, जो तरंगे ये मुड़ गई, ठीक, ये जो तरंगे, एक दूसरा ले लेते हैं कलर। ठीक, ये जो तरंगे इस तरह से मुड़ गई हैं, ठीक, इस तरह जो तरंगे मुड़ गई हैं, और ये जो तरंगे सीधी आई हैं ये तो पी वेव हो गई, और जो मुड़ गई ये तो यस वेव हो गई। ठीक, इसी पी और यस के बीच का जो ये भाग है, ठीक, ये जो भाग है इसे भूकंपी छाया क्षेत्र बोलते हैं। इसे भूकंपी छाया क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, और ये कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है, तो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच। ठीक, इतना तो कंफर्म हो गया आप लोगों को। सारी बातें इसमें मैं यहीं पे आप लोगों को बता दिया। ठीक, अब इसमें तो कोई संशय नहीं होना चाहिए किसी को, सारा कुछ तो क्लियर कर दिया। देखिए, आइए भूकंपी छाया क्षेत्र अभी जो बताया था उसी वही चीज़ यह है, भूकंपी छाया क्षेत्र। जिन क्षेत्रों में भूकंपी लहरें नहीं पहुंच पाती हैं उसे भूकंपी छाया क्षेत्र कहा जाता है। यह 105 से 145 डिग्री के बीच होती हैं। इन क्षेत्रों में जो भूकंप की लहर नहीं पहुंच पाती हैं उसे भूकंपी छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक, ये इसका प्रश्न पूछा हुआ है। अभी जो है पिछली बार जो पेपर हुआ था आरपीएससी का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा था, भूकंपी छाया क्षेत्र कितना है, तो 105 डिग्री से 145 डिग्री, कहीं कहीं आपको 103 डिग्री से 143 डिग्री मिलेगा। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको लगा लीजिएगा। वहाँ पे जो है ऑप्शन में 103 से 143 डिग्री शायद माना था। ठीक, अब आगे क्या है देखिए, अब आगे क्या इसमें निकलता है निष्कर्ष। जब भूकंप आता है तो भूकंप केंद्र पर इन लहरों का अंकन किया जाता है, जो सिस्मोग्राफ की सहायता से किया जाता है। जो भूकंप आता है तो भूकंप केंद्र पर इन लहरों का जो अंकन किया जाता है, जो मतलब कि जिसकी वजह से इसमें सहायता प्राप्त की जाती है, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे सिस्मोग्राफ बोला जाता है। ठीक, सर्वप्रथम लघु अथवा कमजोर कंपन होता है। सबसे पहले लघु कमजोर कंपन होता है जो पी वेव करती है, इसे प्राथमिक कंपन कहते हैं। ठीक, जो कमजोर एकदम लघु छोटा कंपन होता है उसे प्राथमिक कंपन कहते हैं। कुछ समय बाद मतलब कुछ अवकाश के बाद दूसरा अपेक्षाकृत कुछ अधिक प्रभावशाली कंपन होता है, इसे द्वितीय कंपन कहते हैं। मतलब कि जो दूसरा कंपन होता है उसे द्वितीय कंपन कहते हैं। ठीक, ये जो है प्राथमिक की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक, इसके बाद अधिक अवधि वाला मुख्य कंपन होता है। जो मुख्य कंपन होता है वो सबसे अधिक अवधि तक रहता है, अधिक अवधि वाला होता है। ठीक, अब आगे, इस प्रकार यह तीनों कंपन क्रमशः
PSL लहरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वही प्राथमिक P और दूसरा जो होता है द्वितीय को सेकेंडरी S और जो लास्ट होता है मुख्य कंपन वो L। ठीक, देखिए ऐसे ही कंपन होता है। ठीक, कंपन ऐसे ही होता है। देखिए कैसे, ये प्राथमिक है। ठीक, तो ऐसे चला। ठीक, ऐसे, फिर उसके बाद कुछ समय बाद ठीक ऐसे आया छोटा, फिर उसके बाद कुछ समय बाद उसके बाद जब यस आया तो ये बड़ा आया उससे, इस तरह। उसके बाद फिर कुछ समय बाद इस तरह से आया, फिर उसके बाद सबसे लंबा वाला आया। ठीक, इस तरह से सबसे लंबा वाला आया, इस तरह से। तो जो छोटा वाला आया इसे पी कंपन बोला गया, इसे पी कंपन बोला गया। जो उससे थोड़ा बड़ा है उसे यस कंपन बोला गया। यस, जो सबसे बड़ा है मुख्य उसे यल बोला गया। ठीक, इस तरह से ये कंपन हुए। इतना तो हो गया इसमें। अब आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं। देखिए, इन तरंगों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कैसे प्राप्त की जा सकती है? अब देखिए, भूकंपी लहरें प्रायः ठोस भाग से होकर गुजरती हैं तथा एक ही स्वभाव वाले ठोस भाग में ही तरंगे एक सीधी रेखा में सीधी मार्ग से चलती हैं। ठीक, एक सीधी रेखा में सीधी मार्ग से चलती हैं। इस आधार पर अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एवं ठोस भाग होती तो भूकंप की लहरें समान गति से पृथ्वी की कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। ठीक, लेकिन सीधी रेखा में नहीं पहुंच पा रही है। परंतु भूकंप केंद्रों का पर इन लहरों के अंकन से ज्ञात होता है कि यह लहरें एक सीधी दिशा में न चलकर वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती हैं। अभी दिखाया था ना, जिस तरह से ये सीधी कुछ आ गई, इस तरह से गई जो है। ठीक, वक्राकार मार्ग की अवलंबन करती हैं। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में विभिन्नता है। इसी आधार पता किया गया कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में विभिन्नता है। इस घनत्व की विभिन्नता के कारण लहरें परावर्तित होकर वक्राकार हो जाती हैं। ये तो था आज का हमारा प्राकृतिक स्रोत। ठीक, अब इसके बारे में आगे और जानकारी लेंगे और उसके बारे में बताएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि थोड़े और लोग बढ़ें। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। बस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।